हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा 114 के नंबर में रफाल को प्रोक्योर करने की बात करी जा रही है, जिसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी उठ गई थी। कहा जा रहा था कि इसके बजाय हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को चूज करना चाहिए था, क्योंकि अब ये ज़्यादा वायबल ऑप्शन है। हमारे हिसाब से हमें दोनों प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और दोनों प्लेटफॉर्म्स के अपने स्पेसिफिक रोल्स हैं। लेकिन फिर भी अब जो लार्जर क्वेश्चन है वो ये है कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं और क्या अब इनके बिना काम चलाया जा सकता है या नहीं। तो मॉडर्न वॉरफेयर जो है ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज नजर आ गई थी कि रडार टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स लॉन्ग रेंज में शूट करने में सक्षम है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। तो हमें यहाँ पर स्टैंड ऑफ रेंजेस में लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जिसके अंतर्गत हमें ऐसे वेपन्स को लॉन्च करना पड़ा जो कि लॉन्गर रेंज में टारगेट को टेक डाउन कर सके, चाहे एयर टू सरफेस रोल में हो, चाहे एयर टू एयर रोल में हो। इवन इंडियन एयरफोर्स की साइड से ये चीज़ फील करी गई कि हमें अब लॉन्गर रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स चाहिए। तो मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरीके से चेंज हो गया है और एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि इनमें आपको आरसीएस कम मिलता है, एडवांस एवियोनिक्स दिए गए हैं। इसकी वजह से ये हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में एनिमी के ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं, उनके एयर डिफेंस रडार सिस्टम से भी काफ़ी समय तक बचे रह सकते हैं, जिसकी वजह से क्लोजर जाकर ये अपने वेपन को डिप्लॉय कर सकते हैं और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और खाली इसलिए नहीं क्योंकि एनिमी के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा तभी आपको रिक्वायरमेंट है, बल्कि दूसरे फैक्टर्स भी इनकी रिक्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कितना भी कहा जाए कि यहाँ पर दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए 5th जनरेशन को अपोज कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम बेटर सर्विलेंस कैपेबिलिटी पर फोकस कर सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के रडार्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया है प्रेजेंट जनरेशन के वॉरफेयर में, और ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। तो ये ख्याल हमको बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए कि अगर पाकिस्तान द्वारा J-35 लिया जाएगा तो उसके काउंटर में हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान J-35 ले ही इसे ले रहा है क्योंकि हमने S-400 को प्लेस किया है और ऑपरेशन सिंदूर में उनको समझ में आ गया है कि उनको 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म चाहिए, तभी वो इंडियन बॉर्डर के क्लोज आ पाएंगे और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ताकि दूसरे 4 या 4.5 जन एयरक्राफ्ट फ्रीली ऑपरेट कर पाएँ। तो ये जो J-35 है ये एक्चुअली S-400 का काउंटर है, रफाल का नहीं। तो इसके अगेंस्ट में इनको काउंटर करने के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी आ जाएगी Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने की। साथ में ज़्यादा बेहतर इंटेलिजेंस के लिए आपको मल्टीपल सैटेलाइट्स चाहिए होंगी, ताकि एनिमी के एयरक्राफ्ट का मूवमेंट आप देख सकें और उसके हिसाब से प्रोएक्टिवली रिएक्ट कर सकें, क्योंकि हवा में जाने के बाद मामला अलग हो जाएगा। तो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है और आपको ये आज चाहिए। तो पाकिस्तान ले लेगा फिर उसके काउंटर में हमें चाहिए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी एप्लीकेशंस आज एग्जिस्ट करती हैं, पर इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए मल्टीपल दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिस पर हम पैरेलल में काम कर रहे हैं, जैसे कि सैटेलाइट हो गया, डिफरेंट ISR इक्विपमेंट्स हो गए और डिफरेंट रडार्स हो गए। तो रफाल यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। बेसिकली ये आपकी स्क्वाड्रन संख्या मेंटेन करने के लिए है, और आपको इसके पैरेलल में 5th जनरेशन फाइटर चाहिए होंगे इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर रफाल की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जो आपके अवेलेबल एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि MiG-29 हो गए, जैगुआर्स हो गए और मिराज 2000 हो गए, वो कैपेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं और अपना रेलेवेंस खो रहे हैं। ये नंबर्स तो आपके बढ़ा दे रहे हैं, पर मॉडर्न अवेलेबल थ्रेट्स के सामने ये करंट परफॉर्मेंस के साथ स्टैंड नहीं कर सकते। तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स के करंट इफेक्टिव स्क्वाड्रन्स की बात करेंगे तो ये खाली Su-30 MKI, रफाल और LCA-13 Mark 1A फॉर्म करेंगे। अभी के लिहाज से देखा जाए जो इफेक्टिव स्क्वाड्रन की संख्या है ये खाली 20 के आसपास पहुंच रही है, इसलिए यहाँ पर रफाल का प्रोक्योरमेंट ज़रूरी है। लेकिन साथ में आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को प्रोक्योर करने के लिए, और ये आपको AMCA से पहले चाहिए होगा। समय आपके पास नहीं है, 2035 का आप वेट बिल्कुल नहीं कर सकते, भले ही यहाँ पर पाकिस्तान J-35 एक्वायर करे या ना करे। तो जो स्पेशलाइज्ड रोल है उसके लिए आपको स्पेसिफिकली 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के चाहिए होंगे। तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में भी आपको 2 इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज सबसे ज्यादा चाहिए। पहली स्टेल्थ, दूसरी एडवांस एवियोनिक्स। इस लिहाज से अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो F-35 से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये स्टेल्थी भी है, साथ में इसके एवियोनिक्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस है। और यहाँ पर हम खाली एक्टिव एवियोनिक्स फिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पैसिव सेंसर्स की भी बात कर रहे हैं, जिस मामले में भी F-35 एक्सेल करता है। पर परेशानी यहाँ पर एयरक्राफ्ट की नहीं है, परेशानी यहाँ पर उस कंट्री की है जो कि ये एयरक्राफ्ट बनाती है।
तो अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट तो इनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन इसके साथ निकल कर आती हैं, साथ में जो सैबोटाज एंगल ऐड हो जाता है, वो इस प्लेटफॉर्म को एक डिफिकल्ट चॉइस बना देता है। ये प्लेटफॉर्म आपके ऊपर स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपना मिशन डेटा ये वापस यूएस भेजता है। साथ में आपको इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कंट्रोल भी नहीं मिलेगा। इसके चांसेस बहुत कम है कि ये आपको इजराइल जैसा एक्सेस दे दे। इसलिए F-35 को अवॉइड करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, तो ये Su-57 है। Su-57 के केस में जो दो आपको इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, उसमें एक पॉइंट वीक हो जाता है और ये स्टेल्थ का है। सेंसर्स के मामले में ये भी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। पैसिव सेंसर्स के मामले में F-35 से ये थोड़ा नीचे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिजाइन फिलोसफी डिफरेंट है, तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। एयर टू एयर कॉम्बैट में ये प्लेटफॉर्म एक्सेल करेगा। मनोवरेबिलिटी, रेंज और वेपन कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। इवन ये एंटी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, तो डिफरेंट सेंसर्स के साथ ये खुद भी ऐसे सेंसर्स कैरी करता है जो कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को डिटेक्ट कर पाए, जिसके अंतर्गत एल बैंड AES रडार भी यहाँ पर दिया गया है। तो डिफरेंट सेंसर्स से आ रही इन्फो को ये अपने सेंसर्स से फ्यूज करके एक बेटर बैटल पिक्चर को क्रिएट कर सकता है स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को हंट करने के लिए। बट जब एयर टू सरफेस ऑपरेशंस की बात आएगी, तो वहाँ इसका F-35 जितना जल्दी ना होना एक इशू बन जाता है। लेकिन उसको केटर करने के लिए इसका वेपन पैकेज है, ये अपने इंटरनल हार्ड पॉइंट्स में बड़े और भारी वेपन्स को कैरी कर सकता है। इसलिए इनसे हाइपरसोनिक सिरकॉन क्रूज मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो इनको एनिमी बेसिस के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर वेपन्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग रेंज से हाइपरसोनिक स्पीड में टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और क्योंकि वो हाइपरसोनिक है तो आप उनको इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते। बाकी जो ऑनबोर्ड एलिएंट और सेकेंड सेंसर्स हैं, वो हेल्प करते हैं टारगेट एक्विजिशन में लॉन्ग रेंजेस में। बाकी जो सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आई-स्टार प्लेटफॉर्म हो गए, एवैक्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, उनसे आ रही इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए भी टारगेट को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म एयर टू सरफेस ऑपरेशन कोलैबोरेटिव मैनर में ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और ये एक एडवांटेज आपको Su-57 में मिलेगा कि आप इसको दूसरे एयरफोर्स के सिस्टम्स के साथ बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये एक्सेस रशिया जहां तक है देने को तैयार है। तो भले ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म उतना स्टेल्दी ना हो, F-35 जैसे एडवांस सेंसर्स के साथ ना आता हो, लेकिन लिबर्टी इनको लेकर जो हमें मिलेगी अपने डोमेस्टिक वेपन्स को लगाने की, साथ में दूसरे एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करने की, वो हमें इस सहूलियत देगा कि हम इनको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएं। तो अगर हम रशिया से Su-57 लेने पर विचार भी करते हैं, तो हमें वहां पर इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, जो कि समय ले सकता है। तो इसलिए अगर Su-57 को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी से हमको चीजों को आगे बढ़ाने पर काम चालू करना पड़ेगा। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि इसके साथ जो ओकोटनिक का प्रोग्राम है, उसको लेकर भी डिस्कशन हमें करना चाहिए, क्योंकि Su-57 को S-70 के साथ डेवलप किया जा रहा है, जो कि इसका अनमैन्ड विंगमैन है, स्टेल्दी है, और उस प्लेटफॉर्म से जो यहाँ पर स्टेल्थ का इशू आ रहा है एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए, उसको सॉर्ट किया जा सकता है। ये एनिमी लाइन के ज्यादा क्लोज जा पाएगा और अपने पेलोड को ड्रॉप कर पाएगा। रशिया द्वारा पहले से इन पर काम किया जा रहा है, और यहाँ पर जो मैन अनमैन्ड कॉन्सेप्ट है उसको परफेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। एक यहाँ पर मिसहैप भी हुआ था, जहाँ पर Su-57 को एक S-70 प्रोटोटाइप को शूट डाउन भी करना पड़ा था। तो पोटेंशियल डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। Su-57 कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर, तो बहुत कुछ इनके साथ किया जा सकता है। ये लिबर्टी हमें F-35 के ऊपर मिलेगी। आई होप अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का क्या यूसेज है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हमारे ऑप्शंस हैं, इनको हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब क्लियर हुआ हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।